हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत की स्टॉक मार्केट को लेकर। रिसेंटली भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे गृह मंत्री यानी हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप 4 जून का वेट कीजिए। लोकसभा इलेक्शंस के नतीजों की घोषणा के बाद भारत के स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही ह्यूज जंप देखने को मिलेगा, यानी बीजेपी जीतेगी तो भारत में इन्वेस्टर्स की बाढ़ आ जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह की बात लोकसभा चुनावों के नतीजे आने से पहले ही सच हो गई है। दरअसल पिछले कल यानी 21 मई 2024 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ने $5 ट्रिलियन का आंकड़ा टच कर लिया है। ये वाकई में भारत के लिए बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। पिछले साल 29 नवंबर 2023 को भारत ने $4 ट्रिलियन की मार्केट कैप को टच किया था। इसका मतलब है कि पिछले $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप भारत ने मात्र 6 महीने के अंदर ही ऐड कर दी है। आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने 28 मई 2007 को $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप को टच किया था। उसके 10 साल के बाद 16 मई 2017 को $2 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो गई थी। वहीं पर उसके 4 साल के बाद 24 मई 2021 को BSE की मार्केट कैप $3 ट्रिलियन हो गई थी। जबकि $3 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन का सफर भारत ने केवल 2 साल में कंप्लीट किया था। और 29 नवंबर 2023 को BSE की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन $4 ट्रिलियन हो गई थी और 6 महीने के अंदर ही अब ये $5 ट्रिलियन की मार्केट कैप हो गई है। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स भारत की इक्विटी मार्केट में जमकर निवेश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि $5 ट्रिलियन से $10 ट्रिलियन का सफर भारत केवल 6 सालों में पूरा कर लेगा। आज के समय भारत की मार्केट कैप $5 ट्रिलियन टच हो गई है। साल 2030 तक भारत की मार्केट कैप $10 ट्रिलियन हो जाएगी। इसके अलावा आज से ठीक 3 साल के बाद भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा एंड हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। वैसे अभी तक दुनिया के कई देशों ने हमें बहुत ही कम आंका था, बेवजह हमारे अंदरूनी मामलों में कई बार दखल देते रहे। लेकिन अब ग्लोबल स्टेज के ऊपर हमारी एंट्री हो गई है और वो भी धमाकेदार तरीके से। अब भारत का टाइम आ गया है एंड सबका बदला लिया जाएगा। ये जो कनाडा, टर्की, चाइना, इन जैसे जो देश भारत की खिलाफत करते हैं ये सब अपने आप सुधरेंगे। बस भारत इसी तरह से तरक्की करता रहे। आज की सेकंड अपडेट आ रही है ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ईरान के प्रेसिडेंट जिस हेलीकॉप्टर का यूज कर रहे थे वो हेलीकॉप्टर 1979 का मैन्युफैक्चर था, यानी 45 साल पुराना। और ये हेलीकॉप्टर ईरान ने अमेरिका की एक कंपनी बेल हेलीकॉप्टर से परचेज किया था। अब होता क्या है कि जब भी इस तरह के हेलीकॉप्टर का क्रैश होता है तो डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि ब्लैक बॉक्स का डेटा रिट्रीव करने में मदद दी जाती है उस कंपनी की जिससे वो हेलीकॉप्टर परचेज किया होता है। ऐसे में अब ईरान को भी उसी अमेरिकन कंपनी की मदद चाहिए थी जिससे उन्होंने हेलीकॉप्टर परचेज किया था। लेकिन पिछले कल अमेरिका ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश की इन्वेस्टिगेशन में अमेरिका ईरान की कोई भी मदद नहीं करेगा। इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी कहा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद ईरान की सरकार ने मलबे को लोकेट करने के लिए अमेरिका से मदद मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने सैन्य कारणों से ईरान को किसी भी तरह की मदद देने से इनकार कर दिया था। इसके साथ ही अमेरिका ने कहा है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी कोई भी भूमिका नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के इनकार करने के बाद ब्लैक बॉक्स को लेकर ईरान की सरकार रशिया से मदद ले सकती है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और ईरान को लेकर। अभी पूरी तरह से कंफर्म हो गया है कि ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के फ्यूनरल प्रोसेशन में हिस्सा लेने के लिए भारत की सरकार की तरफ से हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ सर आज यानी कि 22 मई को ईरान की यात्रा के ऊपर जाएंगे। भारत के विदेश मंत्रालय ने प्रेस रिलीज में खुद इसकी जानकारी दी है। पहले हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन एट द एंड वाइस प्रेसिडेंट को भेजा जा रहा है। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है टर्की से। दरअसल टर्की के इस्तांबुल में राधा कृष्णन नाम का एक भारत का व्यक्ति वहां पर होटल में काम करता था, लेकिन अच्छी नौकरी दिलाने के लालच में 3 पाकिस्तानी नागरिकों ने उसको दूसरे शहर में बुलाया, टर्की के अंदर एक दूसरी सिटी में बुलाया और वहां से उसको किडनैप कर लिया। तीनों पाकिस्तानियों ने फिर राधा कृष्णन के माता पिता को कांटेक्ट करके एक वीडियो रिकॉर्डिंग भेजी और $24,000 यानी कि तकरीबन 20 लाख भारतीय रुपए की फिरौती मांगी। राधा कृष्णन पिछले 1 महीने से किडनैप था, मगर पिछले कल टर्की की पुलिस को एक बहुत ही बड़ी सफलता हाथ लगी और उन्होंने तीनों पाकिस्तानियों को अरेस्ट करके राधा कृष्णन को रेस्क्यू कर लिया है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि तीनों पाकिस्तानी बिना डॉक्यूमेंट्स के टर्की में रह रहे थे और उन्होंने टर्की की सरकार से असाइलम के लिए अप्लाई किया था, यानी टर्की की सरकार से एक तरह से शरण मांगी थी। जिस लोकेशन के ऊपर ये पाकिस्तानी रह रहे थे वहां से एक गन, 4 पिस्टल्स और काफी कैश भी बरामद हुआ है। और ये जो गन्स और पिस्टल्स थी ये सारी इलीगल थी, यानी कि इनके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं थे। इसके साथ साथ टर्की की पुलिस ने उस टर्किश व्यक्ति को भी अरेस्ट किया है जिसने तीनों पाकिस्तानियों को अपने घर में वहां पर रखा था। अब ये हाल है पाकिस्तानियों का, दूसरे देशों में जाकर वहां भी क्राइम कर रहे हैं। ये पहली घटना नहीं जब पाकिस्तानियों ने विदेश में भारत के लोगों को धोखा दिया हो। ऐसे में मेरी भी अपील है कि अगर आप कभी फॉरेन जाएं तो पाकिस्तानियों से वहां पर विशेषकर बचकर रहें, पता नहीं कभी आपको धोखा दे दे।
आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। इस समय जो भारत की कंपनीज रशिया से क्रूड ऑयल परचेज कर रही हैं, वो मंथ ऑन मंथ ऑर्डर बेसिस पर है। यानी कि इस महीने ऑर्डर प्लेस करके क्वांटिटी बता दी और अगले महीने या उसके अगले महीने तेल पहुंच गया। मगर इस प्रोसीजर में क्या होता है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में जब क्रूड ऑयल की कीमतें किसी भी जियोपॉलिटिकल घटना के कारण अचानक से बढ़ जाती हैं, तो रशियन ऑयल डिस्काउंट के बावजूद हमें महंगा पड़ता है। इस चीज से बचने के लिए भारत सरकार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और बाकी सभी सरकारी रिफाइनरी से कहा है कि वो रशिया के साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, जिसमें डिस्काउंट्स के बाद क्रूड ऑयल का प्राइस फिक्स्ड हो। सरकार ने भारत की सभी रिफाइनरी से कहा है कि वो रशिया से टोटल जितना भी क्रूड ऑयल परचेज कर रहे हैं, उसका एटलीस्ट 1/3 पोर्शन एक लॉन्ग टर्म डील के तहत रशिया से लिया जाए, ताकि इंटरनेशनल मार्केट्स में जो वॉलेटिलिटी आज की डेट में हर दूसरे दिन देखने को मिल रही है, उसके कारण भारत को ज्यादा नुकसान ना हो। अब देखना होगा कि क्या रशिया भारत के साथ क्रूड ऑयल का कोई लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए राजी होता है या फिर नहीं। आज की सिक्स्थ अपडेट आ रही है श्रीलंका और भारत को लेकर। आपको याद होगा पिछले साल ब्रिक्स में 5 नए देशों को मेंबर बनाया गया था: इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। हालांकि ब्रिक्स का सदस्य बनने के लिए दुनिया के 23 देशों ने अप्लाई किया था, उनमें से केवल 5 देशों को सिलेक्ट किया गया। अब इनके बाद श्रीलंका के विदेश मंत्री अली सावरी की एक स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि श्रीलंका भी अब ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। उनकी सरकार ने इसके लिए एक स्पेशल कमेटी भी बनाई है और श्रीलंका सबसे पहले जिस देश की तरफ देख रहा है वो है भारत। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत की सरकार ब्रिक्स तक पहुंचने में श्रीलंका की मदद करे, यानी कि ब्रिक्स का मेंबर बनाने में भारत श्रीलंका की मदद करे। उन्होंने कहा कि वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रीलंका में होस्ट करने के ऊपर विचार कर रहे हैं, यानी कि दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को श्रीलंका में भी इन्वाइट किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो अभी 6 महीने पहले ही ब्रिक्स को एक्सटेंड किया गया था, यानी कि नए देशों को जोड़ा गया था, और अभी बड़ा ही मुश्किल है कि अगले 4-5 साल तक ब्रिक्स के अंदर किसी नए देश को ऐड किया जाए। लेकिन आपका क्या विचार है कि क्या श्रीलंका को ब्रिक्स का मेंबर बनाना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की 7th अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। दरअसल पाकिस्तान में अननोन गनमैन्स ने पिछले कल जैश-ए-मोहम्मद से लिंक्ड एक और व्यक्ति को 72 उरों के पास पहुंचा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौलवी इरफान नाम का ये व्यक्ति जैश-ए-मोहम्मद एसोसिएट मुफ्ती फयाज का राइट हैंड था। एंड खास बात यह है कि मौलवी इरफान और अननोन गनमैन्स की मीटिंग खैबर पख्तूनवा में एक पुलिस लाइन के बाहर हुई थी। बताया जा रहा है कि मौलवी इरफान मस्जिद से घर जा रहा था और उस समय अननोन गनमैन्स ने इसको दुनिया की मोह माया से छुटकारा दिला दिया। ये इंसिडेंट पुलिस लाइन के पास हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक पाकिस्तान की खैबर पख्तूनवा पुलिस को ये पता नहीं चल पा रहा है कि अननोन गनमैन्स कहाँ से आए और कहाँ पर गायब हो गए। वैसे सोचने वाली बात है कि स्वच्छ भारत अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में स्टार्ट किया था, लेकिन गंदगी पाकिस्तान की भी साफ हो रही है। हमारी तरफ से सलूट एंड अननोन गनमैन्स को जो एक एक करके भारत के दुश्मनों का सफाया कर रहे हैं। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को लेकर। दरअसल एक और हनी ट्रैप का केस सामने आया है। उत्तर प्रदेश एंटी टेरर स्क्वाड ने गोरखपुर से एक राम सिंह नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया है, जो कि गोवा शिपयार्ड नेवल बेस के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय था। रिपोर्ट के मुताबिक राम सिंह पिछले 3 साल से पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी की एक महिला जासूस यानी कि ISI की एक फीमेल ऑपरेटिव के साथ कांटेक्ट में था। बताया जा रहा है कि इसने इंडियन नेवी के बहुत ही बड़े बड़े नेवल वॉरशिप्स के ऊपर काम किया है। INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर भी इसने इंस्टॉलेशन वर्क किया था। पिछले 3 सालों के दौरान इसने भारत के कई सारे नेवल वॉरशिप्स के फोटोज पाकिस्तान बेस्ड अपनी फीमेल ऑपरेटिव को भेजे हैं, जिसका नाम बताया जा रहा है कीर्ति कुमारी, जो कि ऑब्वियसली एक फेक नाम है। ये महिला जासूस इंडियन नेवी के वॉरशिप्स की पिक्चर्स और बाकी इन्फॉर्मेशन के बदले राम सिंह के अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर किया करती थी। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि राम सिंह ने पिछले 3 सालों में कितना कॉन्फिडेंशियल डेटा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI को पास ऑन कर दिया है। वैसे हैरानी होती है इस तरह के लोगों के ऊपर। चंद पैसों या फिर फोन के ऊपर कुछ सेक्सुअल फेवर्स के लिए ये लोग अपने देश को भी बेच देते हैं। किस तरह के लोग हैं ये? अब आप खुद ही कमेंट करके बताएं कि यूपी के इस राम सिंह के साथ क्या होना चाहिए। नाम तो खैर इसका राम है, लेकिन काम इसके ऐसे हैं कि राक्षस भी शर्मा जाए। आज की 9th अपडेट आ रही है भारत में टूरिज्म से रिलेटेड। दरअसल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है, जिसका नाम है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। इस रिपोर्ट में दुनिया के सभी देशों को इस आधार के ऊपर रैंकिंग दी जाती है कि कौन से देश में टूरिज्म के लिए ट्रैवल करना कितना सुविधाजनक है। कोविड-19 के बाद ट्रैवल करने के लिए चीजें कहां पर वापस से नॉर्मलाइज हो गई हैं और फैसिलिटीज कौन कौन से देश में कितनी बेहतर हुई हैं। टूरिस्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, चीजें कितनी महंगी हैं, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर अकोमोडेशन, वहां पर क्या क्या फैसिलिटीज हैं, देश का कल्चर, नेचर, प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस, इन सभी पैरामीटर्स के आधार पर दुनिया के सभी देशों को हर साल रैंकिंग दी जाती है। इस साल की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 रिपोर्ट आई है, उसमें भारत का रैंक आया है 39। अब ये रिपोर्ट हर 2 साल के बाद आती है। ऐसे में पिछली बार ये रिपोर्ट जारी की गई थी साल 2021 में, और उस साल भारत का रैंक था 54, यानी 3 साल के अंदर 54 से सीधा 39। भारत 15 रैंक्स ऊपर आ गया है। आई होप कि भारत में टूरिज्म सेक्टर और भी बूम करे
और हम दुनिया के टॉप 10 देशों में आ जाएं। इसके साथ ही आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि रैंकिंग्स में टॉप किया है अमेरिका ने, सेकंड के ऊपर है स्पेन, थर्ड के ऊपर है जापान, फोर्थ के ऊपर है फ्रांस और फिफ्थ के ऊपर है ऑस्ट्रेलिया। आज की 10th अपडेट आ रही है इजराइल हमास युद्ध को लेकर। दरअसल हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद इजराइल ने जो गाजा के ऊपर अटैक स्टार्ट किए थे उसमें अब टोटल कैजुअलिटीज की संख्या 35,600 को क्रॉस कर गई है। अब ये तो इतने लोगों की जान गई है, इसके अलावा लाखों लोग घायल भी हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।